अब ये मौजूद है माउंट आबू में, और माउंट आबू में एक प्रथा चल रही है, टोकन प्रथा। अगर किसी भी व्यक्ति को अपना कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, मकान रिपेयर करवाना है, कोई भी चीज़ करवानी है, तो उसके लिए परमिशन के बाद में एक टोकन लगता है, और ये शायद माउंट आबू में ही होता है और इसकी जगह कहीं सुना नहीं है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने भी टोकन प्रथा खत्म करने को लेकर बात कही थी, और इसी चीज़ को लेकर के आज माउंट आबू में भी एक बैठक थी और उसमें ऑनलाइन टोकन लाने को लेकर के बात की गई। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या चाहते हैं, टोकन प्रथा जारी रहे या बंद हो? तो यह तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि टोकन प्रथा क्या है, आखिर किस वजह से चालू की गई और उसके होने से क्या नुकसान हो रहे हैं, और ये बंद किया जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रवीण जी। तो आज जो मीटिंग हुई थी टोकन प्रथा को लेकर के, उसमें क्या चीज़ हुई और आप क्या चाहते हैं? हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि टोकन प्रथा आबू में रहे नहीं, वो सदियों पुरानी हमारी यहाँ पर, हम यहाँ के मूल निवासी, हमको हमारे घर बनाने के लिए आज इतनी दिक्कत है जिसकी कोई सीमा नहीं। परिवार बड़े है, हमारा बच्चे भी हो गए, उनकी भी शादियाँ करनी है, पर वो मकान एक ही है क्योंकि परमिशन का जटिल बहुत ज़्यादा प्रक्रिया है। और अभी इन्होंने ऑनलाइन का सिस्टम बताया गया कि ऑनलाइन फाइल डालनी पड़ेगी। अब जिन्होंने 2-2, 3-3 साल से नगर पालिका में ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है, वो लोगों की फाइलें वापस से बनानी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा, एक तो वो क्लियर नहीं हो पाया है। और हम तो चाह रहे हैं कि टोकन प्रथा रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि टोकन प्रथा से ही हम लोग ज़्यादा परेशान है। सुबह से शाम का सब काम धंधा छोड़ के वहाँ लाइन में लगना पड़ता है हमको कि हमारा नंबर कब आएगा, हमको कब टोकन मिलेगा। तो हम तो बहुत इसके विरोध में है कि टोकन प्रथा नहीं रहनी चाहिए। टोकन का सिस्टम क्या है? क्या 2 बार परमिशन लेनी पड़ती है या बार-बार परमिशन लेनी पड़ती है? हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग परमिशन लेनी पड़ती है? ये सिस्टम क्या है? ये थोड़ा सा बताइए मेरे को। मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे मेरे मकान की परमिशन चाहिए तो मुझे मेरी एक फाइल लगती है, एसडीएम ऑफिस में जमा होती है, वहाँ से वो नगर पालिका जाती है, लीगल और जेएन और भूमि शाखा देखने के बाद में मुझे वापस फाइल एसडीएम ऑफिस जाती है, फिर मुझे परमिशन जारी होती है। एक मुझे लेटर मिलता है कि उस लेटर में लिखा रहता है ईंट, बजरी, सीमेंट, कंक्रीट, सरिया, टाइल सबका कॉलम होता है, लिखा रहता है। फिर मुझे एक फॉर्म खाली दिया जाता है, उसकी मुझे कॉपी, जितने मेरे आइटम में बजरी अलग अलग सबका, सीमेंट, बजरी अलग, पतरे सब भर के उनको वापस से भर के वापस एसडीएम ऑफिस में जमा कराना पड़ता है। फिर जब भी अधिकारी बैठते हैं उस पर साइन होते हैं, और मुझे आज अगर 4 साइन हुए तो 4 आज मिल जाएंगे टोकन। फिर उसकी 2 कॉपी हमको मुझे करवानी पड़ती है जेरोक्स, फिर एक चेक पोस्ट पर और एक छिपावरी पर देनी पड़ती है, और फिर मेरा मटेरियल अंदर आता है। फिर वो गाड़ी के साथ में फ़ोटो खींचते हैं, हाँ इनका ये सामान आ गया। ऐसा अभी तक ये प्रोसीजर चल रहा है, और ये बहुत लंबी प्रक्रिया है और लोग बहुत परेशान है इससे। ये बोल रहे हैं कि हमने अवैध निर्माण के लिए ये लागू किया गया था, तो अवैध निर्माण तो अभी भी ऐसा का ऐसा हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो मॉनिटरिंग ये लोग करें, मॉनिटरिंग इनकी नहीं होती, इसके लिए अवैध निर्माण हो रहा है। कितना समय हो गया टोकन चालू किए हुए, कितने समय से चल रहा है? ये 2016 से जब गुईटे करके एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने ये पहली बार मॉनिटरिंग कमेटी के अंदर ये मुद्दा उठाया था और उस टाइम ये लागू हुई थी। जबकि इसका कोई राज्य सरकार से या कहीं से ऊपर से कोई आदेश नहीं है कि माउंट आबू में टोकन सिस्टम होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में मैं समझता हूँ, जहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ, जानकारी है, मैंने कहीं देखा नहीं है कि राशन की तरह आपको सब सामान मिलेगा। वो सिर्फ आबू में ही मिल रहा है हम लोगों को। आपका क्या नाम है? शैतान सिंह। तो क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है, और 2016 में जब टोकन प्रथा लागू की गई थी तो उस समय क्या उनका मकसद अलग रहा होगा, और अब उससे क्या बदलाव आ चुका? टोकन प्रथा जब लगाई गई थी, जब मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ था, उसके लिए था। अब मास्टर प्लान लागू हो गया तो टोकन प्रथा को ख़त्म कर देना चाहिए। और टोकन प्रथा लागू होने से कालाबाजारी बढ़ रही है, ना कि कोई कम हो रही है। क्या टोकन मिलने से काला माल नहीं मिल रहा? कितनी बजरी नहीं मिल रही? सब मिल रहा है। नाके से क्या 2 नंबर में माल नहीं निकल रहे? सब निकल रहे। टोकन प्रथा उन लोगों के लिए, छोटे छोटे लोगों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए कोई टोकन प्रथा नहीं है। जितना माल चाहिए, जितना सब कुछ चाहिए, सब मिल जाता है। ये तो आम जनता को पीस रहे लोग, और आने वाली सरकार को टोकन व्यवस्था नहीं हटाई जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। आम पब्लिक के लिए टोकन प्रथा सबसे ज़्यादा मुश्किल साबित हो रही है। बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, होटल्स बन रही है, उनके लिए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? कोई फ़र्क नहीं। आपको कहाँ लगा फ़र्क? लगा आपको? आपने पहले भी किया, ऐसा कहीं लगा आपको कि किसके लिए टोकन? जब माउंट आबू में इतना माल आया, क्या हुआ? टोकन तो बहुत पहले से चालू है। फिर ये क्या? अगर टोकन व्यवस्था बोले माउंट आबू नष्ट हो जाएगा तो कौन करेगा मॉनिटरिंग? भैया हम करेंगे मॉनिटरिंग। नगर पालिका करती थी पहले भी मॉनिटरिंग। और क्या 2016 से पहले जब टोकन नहीं थे, जब क्यों नहीं आबू ख़त्म हुआ? पहले भी तो आबू ख़त्म हो सकता था ना, पहले भी अवैध निर्माण हो सकते थे, पर नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, कैसे करके इस पब्लिक को पीसनी है? हमारे यहाँ के हाथ जोड़े दिन भर खड़े रहे। आप 22 किलोमीटर दूर चले जाइए, वो लोग क्या सोचते हैं? हमारे बच्चों को कैसे डॉक्टर बनाना है, कैसे इंजीनियर बनाना है, कैसे वकील बनाना है। हम लोग क्या सोचते हैं? कैसे बजरी लानी है, कैसे ईंट लानी है, कैसे लाऊं? तो एक्टिवा से लाऊं कि डिग्गी में डाल के लाऊं कि स्विफ्ट गाड़ी में लाऊं? हमारी सोच बजरी और ईंट में उलझी हुई है,
नीचे की सोच क्या है, डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बनने की सोच है। हमारा बच्चा कोई आईएएस नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारी सोच ही क्या है, बजरी ईंट पत्थर, इससे ज़्यादा सोच नहीं है आबू वालों की। लेकिन एक सवाल यहाँ मेरे मन में आ रहा है कि अगर ये टोकन प्रथा ख़त्म हो जाती है तो फिर एक बार परमिशन लेने के बाद में जो मटेरियल लगता है बिल्डिंग बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, वो आराम से आ सकेगा। तो इसके पीछे इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा नहीं? उसका मॉनिटरिंग कौन करेगा सर? उसके लिए नगर पालिका, गवर्नमेंट इतना पैसा काहे के लिए दे रही है? पहले भी मॉनिटरिंग होती थी, पहले भी सब कुछ थे, जमादार थे, सब कुछ थे, सब कुछ मॉनिटरिंग होती थी। अनलीगल करता तो उसको तोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? अभी भी टूट रहे हैं ना, मकान तो माल आ रहा है तो टूट ही रहे। तो पहले भी टूटते थे, अभी भी टूटो। जिस दिन टूटना चालू हो जाएगा, अनलीगल जैसे निर्माण हो रहा है, उस दिन सब अपना आप चुप हो जाएंगे। बनाने जब माल ला के बनाएगा, जब टूटेगा, जब नुकसान होगा, कौन बनाएगा भाई? उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? दारू पीने से आदमी मरता है ना, तो वो तो सबको मालूम है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि पूरे हिंदुस्तान में दारू पे बैंड लगा हुआ है। लगा हुआ है क्या? वो भी टोकन से खरीदना पड़ रहा है क्या आज की तारीख में? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि टोकन प्रथा बंद हो जानी चाहिए? पूरा माउंट आबू चाहता है टोकन प्रथा खत्म होनी चाहिए। पूरा राजपूत समाज, भील समाज, अन्य जितने माउंट आबू के लोग हैं, वो सब चाहते हैं कि टोकन प्रथा खत्म होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? सुनील आचार्य। क्या कहना चाहते हैं टोकन प्रथा को लेकर के आप? देखो, ये टोकन प्रथा है, मेरे से पहले भी लोगों ने कहा, ये जन भावनाओं के विपरीत है। और सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य को, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सब जगह तो बीएसआर से अबव रेट जाती है, और माउंट आबू के अंदर कंस्ट्रक्शन की रेट बिलो बीएसआर जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वो क्वालिटी तो मेंटेन करता नहीं, मटेरियल बेच देता है। इसका एग्जांपल हुआ, टोकन होने के बावजूद अगर इलीगल हुआ है तो टोकन की वजह से हुआ है या इलीगलिटी, क्योंकि ब्लैकमेल तो हुआ ही है, अभी भी टोकन से ही आ रहा है। उस मटेरियल को उन्होंने सप्लाई किया है, क्वालिटी ऑफ द मटेरियल रिड्यूस हुई है, एक बात। दूसरा, जो बेसिक जो चीज़ें हैं जो हमारे नॉर्म्स में, जिसकी परमिशन मुझे नहीं लेनी है, जो नियमों में नहीं है, एज़ पर द म्यूनसिपल एक्ट नहीं है, अगर उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए कोई प्रावधान है? अगर मुझे मेरी नाली ठीक करनी है, मेरा बाथरूम ठीक करना है, या मेरी छत ठीक करनी है, मुझे प्लास्टर करना है, या टाइल्स बदलनी है, तो मुझे तो उसी प्रोसेस में जाना पड़ेगा। अगर उस प्रोसेस में जाऊंगा तो ये मुझे 20 दिन का, 19 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का प्रोसेस है, तो मेरे को क्या रहेगा? मुझे 2 बोरी अगर सीमेंट चाहिए तो उसमें तो प्रावधान है नहीं, क्योंकि मुझे छोटा सा मेरा कामोड टूट गया है, कामोड आ गया। इसके लिए अगर इनको सरलीकरण करना था तो एप्लीकेशन आती, उसको कहते तुम एग्जिस्टिंग हाउस का फ़ोटो लेके आओ, तुम्हारे को परमिशन दिए, उसके बीच में जाके फ़ोटो लेते और लास्ट में कंप्लीशन का फ़ोटो लेते। बिल्डिंग तो जा नहीं सकती, उड़ नहीं सकती, आपको पता चल जाता भाई इन्होंने इसकी परमिशन मांगी थी, इसकी ये फ़ोटो है, इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन किया है, और कंप्लीशन पे हो जाएगा। कौन इलीगल कंस्ट्रक्शन करेगा? अगर राशनिंग करोगे तो ब्लैक मेलिंग होगी। अगर आप फ्री करोगे, कोई भी आदमी नहीं चाहता कि मैं प्रशासन से झगड़ा करूँ, वो क्यों करेगा? आपको उसको सरलीकरण करना। इनकी सोच क्या सरलीकरण में हो सकती है कि क्योंकि पहले चक्कर काटते थे, 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल भर तक परमिशन नहीं मिलती थी। उस परमिशन को इन्होंने कहा कि हम इसको डिजिटलाइज कर देते, हाथों हाथ बाबू लोग जो रोकते थे, कि उनको उन्होंने अपने प्रोसेस में तो ठीक किया, परंतु आम इसकी वजह से आम नागरिक जो जिसकी रिक्वायरमेंट परमिशन की नहीं है, उसको क्या कहेगा? आज आपकी पूरी बिल्डिंग प्लान पास हो गया, मास्टर प्लान बायलॉज पास हो गए, आपने नक्शा दे दिया, नक्शा अप्रूव हो गया। अब आपका अप्रूव हो गया तो उसके अंदर टाइम बाउंड है। आप वो आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अभी है नहीं, आप 3 महीने में आपको टाइम दे दिया, 3 महीने में आप सामान लेके आओ, आपके पास तो है ही नहीं 3 महीने में, आपने डबल स्टोरी बनाया है, साल भर में बनाओगे। तो ये चीज़ कुछ कमियां हैं जिसके अंदर इनको सोचना चाहिए था। अगर सरलीकरण करना है तो इनको ऑनलाइन, जैसे अभी सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई है, ऑनलाइन है, आपको परमिशन चाहिए, परमिशन ऑनलाइन करो, कन्वर्जन ऑनलाइन है, रिपेयरिंग ऑनलाइन है, क्योंकि वो टेक्निकल आदमी के पास जाती है, वो देखता है। लोग सरकार का पर्पज़ क्या था? आदमी को चक्कर नहीं खाने पड़े। आपने अपना प्रपोज किया, ऑनलाइन आपने अपलोड किया, टेक्निकल आदमी जाएगा, देख के आएगा, टेक्निकल आदमी वेरीफाई करेगा, आदमी उस टेक्निकल आदमी के पास नहीं जाए। ये एक सिस्टम को डेवलप किया है। अब इस सिस्टम की आड़ के अंदर दूसरा, अगर पब्लिक परेशान होती है, पब्लिक का नेचर क्या होता है? सरकार का नेचर होता है जनता को राहत देना, और राहत इसमें नहीं मिल पाएगी। इसमें वही होगा, क्योंकि माउंट आबू की स्थिति में बता दूं, माउंट आबू में पहले हाई कोर्ट का बेंच चला, फिर सुप्रीम कोर्ट का बेंच चला, फिर कंस्ट्रक्शन को लेकर निर्माण, लोग परेशान होकर, लोगों ने बेचारों ने गलत भी बनाया है। जिसके घर में 4 बच्चे थे, शादी होगी, तो वो क्या करेगा? 30-30 साल तक अगर कंस्ट्रक्शन के ऊपर रोक लग जाती है, परमिशन नहीं मिलती, तो बेचारा इलीगल तो किया ही होगा। आज उसकी मजबूरी को, हाँ, इनको ये कहते कि इस डेडलाइन के, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद 2009 से पहले जब मास्टर प्लान नहीं बना, उसके पहले जो मकान बने हुए हैं उनको हम कंपाउंड करते हैं। तो एक पॉजिटिव मैसेज जाता कि बिल्डिंग कंपाउंड हो गई है, भाई आपकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, कंपाउंड हो गई है। क्योंकि हमारा बायलॉज तो 2021 में बना। माउंट आबू का बायलॉज अदर सिटीज से डिफरेंस है।
क्योंकि हमारा ESZ के तहत बनता है, इको सेंसिटिव जोन के तहत हमारा बायलॉज बना, मास्टर प्लान ESZ के तहत बना। जब हमारी सारी चीज़ें उसके तहत हो रही है तो फिर नया रिस्ट्रिक्शन क्यों? ये नहीं होना चाहिए। जी सर। मैं प्रमोद व्यास, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की किसी भी पर्यावरण से संबंधित योजना के अंदर माउंट आबू का हर नागरिक पूरा भागीदार है और हम उनके साथ में हैं। मगर पर्यावरण के नाम के ऊपर माउंट आबू के फ्लोरा और फौना ही आते हैं ऐसा नहीं है। यहाँ के रहवासी भी फ्लोरा और फौना का ही हिस्सा है, क्योंकि माउंट आबू के लोगों का जीवन स्तर अगर डेटोरिएट होता जाएगा तो आप पर्यावरण शब्द के अंतर्गत यहाँ रहने वाले माउंट आबू के निवासियों को नहीं ले सकते। माउंट आबू के लोग जिनके मकान 50-50 साल पुराने बने हुए हैं और वो व्यक्ति इसी मार्फोलॉजी में, इसी नियम के तहत, इसी ऊंचाई में, उसी लंबाई चौड़ाई में मकान को सुंदर बनाना चाहता है और पर्यावरण को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है और किसी तरह का कोई एंक्रोचमेंट नहीं, कुछ में नहीं है। ऐसे लोगों के लिए एक नई विंग, नया एक इश्यू, नया एक पॉइंट बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ मकान नवीनीकरण के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा लगती है, नव निर्माण के लिए कम लगती है। नवीनीकरण का मतलब ये हुआ कि मैं मेरे इस मकान को सुंदरतम बनाना चाहता हूँ इसी आकार में, माउंट आबू के सभी नियमों को मानते हुए। उनके लिए कोई भी अलग से प्रावधान नहीं है और ये टोकन व्यवस्था जो है ये कहीं भी लागू नहीं है। आप सैंक्शन दीजिए, सैंक्शन में वो आदमी नहीं करता, आप 10 बार इंस्पेक्शन कीजिए, इंस्पेक्शन में अगर वो सही नहीं पाया जाता है तो आप उसको तोड़ दीजिए। मगर एक दृष्टांत छोटा सा सुनाता हूँ आपको। एक माइन है, एक माइन के अंदर 100 मजदूर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने झोंपड़े बना रखे हैं और शाम को खाना खिलाने के लिए झोंपड़े के अंदर वो चूल्हा जलाते हैं। इत्तेफाक से 2 चूल्हे से 2 झोंपड़ों में आग लग गई, तो दमकल से उस आग को बुझाना चाहिए। उसकी जगह ये अगर आदेश आप पारित कर दो कि शाम को कोई झोंपड़ों के अंदर खाना बनाएगा ही नहीं, तो फिर बच्चों को खाना कैसे दिलाएंगे? अगर 1-2 झोंपड़ों में आग लगती है तो उसकी व्यवस्था कीजिए उस आग को बुझाने की। लोग तो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए झोंपड़े के अंदर चूल्हा जलाएंगे। सेम स्थिति माउंट आबू के लोगों की हो रही है। स्थानीय स्तर पर जो टोकन व्यवस्था लाई गई थी तो यहाँ लोकल स्तर पर चल रही है और उसकी वजह से गरीब आदमी सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि बिना नेचर को के साथ छेड़छाड़ किए अगर उसी कंस्ट्रक्शन के स्ट्रक्चर के साथ में अगर कोई अच्छा काम उसी मकान को सुंदर बनाना चाहते हैं तो यहाँ के लोग शांति प्रिय है और हर कानून को मानते हैं। आज तक माउंट आबू में ऐसी कोई घटना हुई कि लोगों ने कानून नहीं माना हो। हाँ, ये बात जरूर है कि बाहर के रसूखदार आगंतुक येन केन प्रकारेण क्या मालूम कैसे वो मटेरियल पहुंचाते हैं और उनकी बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है और रोष पैदा होगा। ऐसे मकानों को देख के यहाँ की प्रजा में रोष पैदा होगा डेफिनेटली कि अगर अगले का ये काम इस तरह हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा माउंट आबू के लिए अघोषित 370 लगी हुई है यहाँ पर। तो हाँ, एक सवाल अभी एक प्रशासन ने नया नियम, आज शायद नई चर्चा चल रही थी डिजिटल करने के लिए टोकन को, तो डिजिटल करने से क्या बदलाव आएगा? क्या कोई चेंजेस आएंगे या फिर वही चीज़ रहनी? और और लिटिगेशन में पड़ जाएंगे लोग। लेमैन जो है 70% वो मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, अगर ये व्यवस्था किसी ई मित्र को दे दी तो वो मनमानी पैसे वसूल करेगा। और पहले जिन्होंने नियमों के तहत फाइलें जमा करवाई है, क्या वो नल एंड वॉइड हो जाएगी? क्या उनको भी तो नियमों के अनुसार फाइलें जमा करवाई है, क्या वो नल एंड वॉइड हो जाएगी? और हर 2 साल में नया नियम लाके बोल इसके थ्रू आओ, इसके थ्रू आओ। परेशान हो गए यहाँ की प्रजा और हम प्रशासन के साथ में हैं और प्रशासन के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है। हमने कभी विरोध नहीं किया, ये कभी नहीं हुआ है। इस हिसाब से अगर ये इसको सरलीकरण करना चाहते हैं, इसको मैं सरलीकरण तो नहीं मानता। आप 5-10 बोरी सीमेंट या 2 ट्रैक्टर बजरी या 5000 ईंटें, इस तरह के छोटे जो लोग काम करना अपना मकान को बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था अलग से बनाइए। और वाइट टोकन, मैं 72 साल का आदमी हूँ, मैं 10 जगह जाके क्यू में क्यों खड़ा रहूँ टोकन लेने के लिए? गुड फॉर नथिंग, वाई शुड आई? लेकिन टोकन में पारदर्शिता रहेगी नहीं रहेगी अगर डिजिटलाइजेशन करने के बाद भी? उसका ये भी तो सवाल है नहीं, ना। पहले भी टोकन, एक बात बताऊँ, टोकन व्यवस्था नहीं थी, टोकन ले आए। टोकन में यहाँ 90% भ्रष्टाचार बढ़ गया साहब। अभी सुनील भाई ने बताया कैसे भ्रष्टाचार बढ़ा। तो एक और दुकान खुल जाएगी हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना साहब, सीधी सी बात है। आप बताइए।
जी सर। क्या शुभ नाम है आपका सर? मेरा नाम दलपत सिंह दहिया। क्या कहना चाहते हैं जो टोकन व्यवस्था को लेकर आज मीटिंग हुई थी और अब लगातार सवाल खड़े हुए हैं? राजपुष्मा 16 गांव आबूराज का अध्यक्ष हूँ और हमारे छोटे छोटे 16 गांव हैं और पूरे आबादी एरिया उसके लिए घोषित है आज से 100 साल पहले से। उससे 1 इंच भी बाहर आबादी से हमने कहीं पर भी एक कदम बाहर नहीं रखा है। वो मकान आज भी हमारे 100 साल पुराने 200 साल पुराने मकान बने हुए हैं। अब 200 साल पुराना मकान है, वो जर्जर होगा कि नहीं होगा? उसके पूर्व में तो लकड़ी और बल्ली और उससे वो मकान बने हुए थे। धीरे धीरे लोगों ने अब वो लकड़ी बल्ली तो नहीं मिलने लगी, तो पतरे डाले, जैसे सीमेंट के पतरे, लोहे के पतरे, वो भी सड़ रहे हैं। अब पतरे हटा करके कोई कहता है कि साहब मैं छत डाल दूं, तो उसमें कहाँ पर्यावरण खराब हो जाएगा? आप मेरे को बताइए। As it is बना रहा है तो हाँ, एज इट इज। कोई उसमें 1 इंच ना वो नींव खसका रहा है, उसी के अंदर अपना घर बना रहा है। एक परिवार है, उसके 2 बेटे हो गए एक बाप के, उसके पास एक ही कमरा है, उसका 2 बेटे उसकी शादी लायक हो गए, शादी होगी, हो जाएगी, उसकी बहू कहाँ उठेगी बैठेगी, कहाँ सोएगी सर? ये पारिवारिक असंतुलन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सर? उससे क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति में लोग? तो ये निवेदन है हमारा प्रशासन से कि पहले भी टोकन प्रथा नहीं थी सर, लेकिन तब भी माउंट आबू के अंदर मकान तो बन रहे थे और अब भी बन रहे हैं, और ये लागू होने के बाद में और ज़्यादा खिड़कियाँ मतलब खुलती जा रही है। इससे लोग बहुत परेशान हैं और चक्कर लगा लगा के कई माताएं बहनें बेचारी ठेठ ओरिया उतरज वहाँ से आती है और यहाँ आकर के और खाली हाथ वो लौट करके चली जाती है कि साहब हमारे को टोकन नहीं मिला। किसी के डेट रिन्यू करनी है, जो ऑलरेडी टोकन उसको मिला हुआ है, लेकिन किसी कारणवश प्रशासनिक कारण से और उसका कुछ व्यक्तिगत भी आर्थिक कारण भी हो सकता है कि साहब वो बजरी नहीं ला सका, उसके पास पैसे नहीं थे और उसकी डेट होती है 3 महीने की। 3 महीने के अंदर वो नहीं लाया तो वो एक्सपायरी के लिए उन्होंने कहा कि साहब हमारे रिन्यू तो कर दो, उसको डेट उसकी एक्सटेंड कर दो। उसके लिए भी कई महीनों से चक्कर लगा रहे हैं। बरसात का समय आ रहा है सर, लोगों के घरों में रोज़ पानी पड़ रहा है, उनका अनाज गीला हो रहा है, उनके कपड़े गीले हो रहे हैं। रात को बरसात आते बेचारे कभी इस कोने में छुपते, कभी उस कोने में छुपते, ऐसी परिस्थिति है। अगर ये टोकन व्यवस्था खत्म हो जाती है तो फिर उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। हाँ, राहत मिलेगी। बार बार परमिशन नहीं मिले हर चीज़ के लिए। जी, आप लीगल तरीके से दीजिए, लेकिन ये जो चक्कर लगाने वाला जो काम है ना, उससे लोग दुखी है सर। नियमित रूप से आप दीजिए, जैसे मकान को गिरा करके बनाना, 1 इंच भी बाहर निकालना, उसको दीजिए परमिशन और उसको टोकन दीजिए, वो करेगा। अवैध क्यों करेगा सर? जब लीगल रूप से उसको पर्याप्त सामान मिलेगा। अब आवश्यकता उसको 10 बोरी करा, 5 बोरी दोगे तो फिर क्या करेगा वो सर? चोरी करेगा कि नहीं करेगा? आप बताइए मेरे को। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से माउंट आबू में जो टोकन व्यवस्था थी उसको लेकर के आज जो थी मीटिंग थी और प्रशासन का तर्क है कि उसको डिजिटल किया जाए, लेकिन यहाँ के लोगों का यही मानना है कि टोकन व्यवस्था जो थी वो एक समस्या के समाधान के लिए, यानी कि थोड़े समय के लिए उसको लागू किया गया था वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर, लेकिन अब जाकर के उसका नुकसान हो रहा है। तो उनका यही तर्क है कि टोकन व्यवस्था को बंद किया जाना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं यहाँ की जो पब्लिक है, स्थानीय लोग हैं, वो जिनका मकान टूटा हुआ है, जिनकी छत टूटी हुई है और पानी घर में आ रहा है, जिनके घर में बाथरूम नहीं है, जिनकी दीवारें मकान की टूट गई हैं, जिनके कच्चे मकान हैं, अंदर बारिश आ रही है, तो वो उसी फॉर्मेट में 1 इंच भी बाहर ना निकाल करके उस मकान का नवीनीकरण कर सके और उनको बार बार परमिशन के लिए, मकान बनाने के लिए बार बार टोकन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि टोकन व्यवस्था के अंतर्गत हर चीज़ के लिए अलग अलग टोकन जारी करवाने पड़ते हैं और टोकन दिखा कर ही आप सामान ला सकते हो। तो लोगों का यही मानना है कि टोकन व्यवस्था जो है वो बंद की जानी चाहिए, क्योंकि ये और भी इंडिया में हिल स्टेशन है, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, ये भी उनका तर्क है, लेकिन माउंट आबू में ऐसा है। लेकिन अब देखना होगा कि टोकन व्यवस्था बंद होती है या फिर जारी रहती है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि टोकन व्यवस्था बंद हो जानी चाहिए। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।